Hello dear students, good evening. My name is Maipal Singh. I welcome you on Exampur Banking classes. तो आज की जो क्लास है जिसमें हम डीआई पढ़ने वाले हैं और डीआई वाले पार्ट में आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस क्लास में भी कुछ एक ऐसा सेट करेंगे जो आपके एग्जाम में प्री में आ सकता है। और एक बार मैंने आपको इनकम बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे, इनकम बेस्ड आपका डीआई कराया था। तो इनकम बेस्ड डीआई में हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं, राइट। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियरली सुनाई दे रही होंगी और दिखाई दे रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको एक ये ऑफर के बारे में बता देता हूं। अगर आप एग्जामपुर से कोई भी बुक खरीदना चाहते हैं तो यू कैन टाइप बुक 30। तो बुक 30 जैसे ही आप कोड यूज करेंगे तो आपको 30% का ऑफ मिलेगा। या अगर कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं, जो कि ये लास्ट ऑफर है, 60% तक गया है, ये 28 फरवरी तक लास्ट ऑफर है। तो सुपर 60 आप कोड यूज करके किसी भी कोर्स पर, एग्जामपुर के किसी भी कोर्स पर 60% का डिस्काउंट मिल सकता है। बाकी ये एसिक का टाइम टेबल है, 4 बजे मेरी क्लास होती है, बाकी इसके बाद नैन्सी मैम का और राजीव सर, देन इसके बाद ये लगातार क्लासेस होती हैं, राइट। अब देखिए नोट्स कहाँ से मिलते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आप एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर बैंकिंग सेलेक्ट करना, फिर फ्री कोर्सेज में जाना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर हर कोई टीचर वहाँ पर अपने नोट्स को अपलोड करवा रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए अब देखिए, अगर आपको प्लेलिस्ट के थ्रू कुछ पढ़ना है, प्लेलिस्ट के थ्रू मान के चलो मेरे कुछ अर्थमेटिक के वीडियोस आपको देखने हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। सबसे पहले तो संकल्प का प्लेलिस्ट है, उसके बाद ये जो है ना आरबीआई असिस्टेंट वाला प्लेलिस्ट है। तो आरबीआई असिस्टेंट वाला जो प्लेलिस्ट है ना, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चौथे 5वें नंबर पर मेरा प्लेलिस्ट दिखेगा और इसका जो नाम है वो है मैथ्स फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम आरबीआई असिस्टेंट आरआरबी क्लर्क। और ये आरबीआई असिस्टेंट और आरआरबी क्लर्क का जो सिलेबस होता है दैट इज सिमिलर टू एमटीएस और यूडीसी। और प्री तो एकदम एज इट इज मैच करता है, प्री में कोई चेंजेस नहीं है। मेंस में थोड़ा बहुत चेंज फिर भी आता है, लेकिन प्री का जो सिलेबस है वो एज इट इज मैच करता है। और आरआरबी क्लर्क में आपका इंग्लिश भी नहीं आता, केवल मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है, आसान वाला। तो इसी कोट के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आज हमने पढ़ना है वो है कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू फॉर यू, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि आपको अपनी जिंदगी को खुद ही पुश करना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई फेलियर आया है तो उसको खुद ही ओवरकम करना पड़ेगा और उस फेलियर से सीखना पड़ेगा, क्योंकि और कोई धक्का देने नहीं आएगा आपके लिए, राइट। तो यू हैव टू बी मोटिवेटेड बाय योर सेल्फ ओनली, राइट। तो समटाइम्स मोटिवेशन बहुत सारी चीजों से मिलता है, बट उसके लिए भी खुद ट्राई करना पड़ता है, राइट। तो इसी नोट के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट जो होता है वो मैंने लिखा है कि परसेंटेज प्रॉफिट जब आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते थे तो सेलिंग प्राइस में से जो आपका विक्रय मूल्य होता है उसमें से क्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस को जब आप घटा देते हैं और ये कैलकुलेशन किस पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आता है। लेकिन जो इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको ध्यान से समझ लेना, हमेशा के लिए है ये। जो आपके इनकम एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस में जो प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा होता है, परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा होता है, उसका क्या पार्ट होता है कि आप इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर रहे हैं। ये ईएक्सपी एक्सपेंडिचर है और आप एक्सपेंडिचर पर ही आपका प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर। और ये भी आपका एक्सपेंडिचर था, राइट, एक्सपेंडिचर। तो अब और इनटू 100 करते हैं। तो अब आप इससे ना कंपेयर करो, क्योंकि इसको आपने इतनी बार पढ़ा हुआ है कि आपसे कोई गलती नहीं होती है यहाँ पर, आपसे कोई गलती नहीं होती है यहाँ पर। तो इसको भी उसी तरीके से देखना है कि अगर ये इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड डीआई आता है और इसमें ये फॉर्मूला अगर दे रखा है, तो बेस में जो भी वैल्यू होगी उस पर हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन हो रहा है। तो बेस में यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर। तो आप एक्सपेंडिचर को क्या मान लेंगे कि यार एक्सपेंडिचर ना कॉस्ट प्राइस होता है हमारा। तो जो मेरा खर्चा हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, वो क्या हो गया, मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। एक्सपेंडिचर वही तो होता है।
और जो उससे मुझे इनकम मिल रही है वो मेरा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? उसको बेचने के बाद मेरी जेब में वापस कितना आ गया। तो इनकम भी तो वही है कि मेरी जेब में उस प्रोडक्ट पर खर्चा किया, खर्चा तो हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस, और उसको बेचने के बाद वापस जो आएगा वो क्या होगा? मेरा इनकम। तो इनकम मेरा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो इनकम को आप सेलिंग प्राइस मान सकते हैं, मान क्या सकते हैं? एक्चुअल में यही होता है, हमेशा यही होता है, राइट। तो जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा क्रय मूल्य से, और इनकम को आप विक्रय मूल्य से रिप्लेस करके आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में ये वाला पार्ट आपको करना है। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, और कुछ लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए होंगे तो उनको पता होगा ये चीज, राइट। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड नहीं है। मैं एक होमवर्क में आपको एक दो क्वेश्चंस दूंगा जो कि इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है। तो अब आप देखिए, क्या आपको ये सारी चीजें सुनाई दे रही हैं? क्या आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है? एक बार तो ये बताइए, क्लियरली सब कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं, राइट। तो देखिए, अब आपको क्या बोल रहा है, दिए हुए वर्षों में एक कंपनी द्वारा दो प्रकार की कारों की बिक्री 1000 का विवरण करता है। मतलब ये जो वैल्यूज है ना, ये 1000 में दे रखी है। ये जो बार ग्राफ शो हो रहा है इसको 2013 में ब्लू वाली कौन सी कार है? ये ओ टाइप कार है, और ये एम टाइप है, ये एम टाइप कार है। मैं यहां पर अगर लिखना चाहूं, ब्लैक कलर से लिखूंगा तो आपको सही सही दिखाई देगा। ये एम टाइप की कार है, ये एम टाइप की कार है, ये एम टाइप की कार है, और ब्लू वाला जो पार्ट है, ब्लू वाला जो पार्ट है वो ओ टाइप का कार है, ओ टाइप का कार है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और इनकी जो वैल्यूज है, जो कितनी बिकी है, ये टाइप ऑफ कार सोल्ड इन थाउजेंड्स, मतलब 1000 में दे रखा है। मतलब 2013 में अगर मैं देखूं तो ये मिडिल की वैल्यू है ना, तो इस मिडिल की वैल्यू को आप 35 मानेंगे, और ये वैल्यू आपकी एग्जैक्टली क्या है? 50। तो 50,000 एम टाइप की कार बिकी और 2013 में, और 35,000 ओ टाइप की कार बिकी। ऐसे ही इसको मिडिल में दे रखा है तो इसको आप 55 मानेंगे, इसको आप 45 मानेंगे, और कोई है मिडिल में वैल्यू, और इसको आप क्या मानेंगे? इसको भी 45 मान के चलेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए जो आपकी स्क्रीन के सामने है। सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा, राइट। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पूरे क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ एम टाइप कार फ्रॉम 2014 टू 2017। तो अब आप देखिए कि 2014 से 2017 तक एम टाइप की कारों की बिक्री में जो वृद्धि हुई है ना, जो इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है, उसका परसेंटेज बताना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, और ऐसा क्वेश्चन बड़े आराम से आपसे प्री टाइप में पूछा जा सकता है। मैं थोड़ा साइड में हूं सो दैट आपको पूरा का पूरा डेटा दिखता रहे, इसलिए मैं आपको यहां पर कवर नहीं कर रहा हूं, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जब आप देखोगे कि यार 2014 में एम टाइप की बात कर रहा है, तो 2014 में एम टाइप की बात कर रहा है 2014 में, तो 2014 में एम टाइप जो है वो 50,000 है, 50,000 बिके हैं, है ना। तो यही बोल रहे हैं ना, 2014 से 2017 में एम प्रकार की कारों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो एम टाइप सॉरी, एम टाइप आपका ये है, और 2014 में एम टाइप यहां पर है। और अगर 2017 में एम टाइप देखें तो ये 65 की रेंज में पहुंच गया है, और 2017 में कितना हो गया? ये 2017 में एम टाइप का जो बिक्री हुआ है वो 65,000। तो आप सीधे सीधे ये बता सकते हैं कि यार जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 15,000 का हुआ है। सॉरी, 15,000 का इंक्रीमेंट कितने पर? हम हमेशा इनिशियल वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं, तो इनिशियल वैल्यू से कंपेयर कर दो आप। तो देखो 30 से 30 आपका कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब आप देखिए इसका 5% भी, इसका 10% 5 के बराबर होगा तो 15%, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो इंटू 100 करके 50 से 2 बार कट कर दो, तो आप बता पाएंगे कि 30% का टोटल मिला के इंक्रीमेंट हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 30%। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर
नहीं आया तो अभी भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं सीधे सीधे। आपको कुछ नहीं करना, यहां पर यही दोबारा से मैं सॉल्व कर रहा हूं कि 2014 में आपका जो बिक्री हुआ वो 50,000 था, 2017 में जो बिक्री हुआ आपका एम टाइप का वो 65,000 था। तो ये 50 पर 15 का इंक्रीमेंट हो गया है। तो 50 पर 15 का इंक्रीमेंट आप इंटू 100 ना करके ऐसे भी मान सकते हो कि बेस का 10%, इसका 10% कितना होता है 5, तो ये कितना है 15 कितना होगा 3 गुना है ना, तो ये वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 30%। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, दो बार सॉल्व करवा दिया है मैंने, कोई टेंशन नहीं है, राइट। सारी चीजें क्लियर है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना और थोड़ी सी कैलकुलेशन भी हो सकती है इसमें, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है एवरेज पूछ रहा है और ये ओ टाइप है, ओ प्रकार, ये जीरो नहीं है, ये क्या है ओ कार है, ओ टाइप है। तो ओ टाइप मतलब क्या हो गया, जो ब्लू वाला पार्ट है, ब्लू वाले पार्ट का आपको एवरेज बताना है। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए बड़े आराम से वैल्यूज को देख के। और मैंने बोला है कि जो मिडिल तक वैल्यू गई है वो इसके जस्ट मिडिल में है। जैसे ये मिडिल में है ना, तो ये आपका कितना होगा 55 होगा। जैसे ये मिडिल में है तो ये 45 होगा। जैसे ये मिडिल में है तो ये भी 45 होगा। और अगर ये मिडिल में है तो ये 35 होगा। इस तरीके से मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नन ऑफ दीज नीचे होना चाहिए था, बट नन ऑफ दीज थोड़ा ऊपर लिख दिया है बाय किसी ने, तो इसको अरेंज नहीं किया था मैंने। तो बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ओ टाइप कार सोल्ड बाय कंपनी इन 2013, 2015 एंड 2016। बहुत सारे लोगों का आंसर आया है, चेक करते हैं कि किसका आंसर सही है। तो मैं कैलकुलेट कर दूं आप लोगों के लिए, आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, राइट। आप लोगों का कुछ कुछ आंसर आया है जो मेरे को कमेंट बॉक्स में दिख रहा है, बट मैं अभी किसी के नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो, उसी पर वर्कआउट करना चाहते हैं, राइट। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो चलिए आगे वाले पार्ट पर सॉल्व करता हूं मैं। देखो 2013 की बात हुई है, 2015 की बात हुई है, 2016 की बात हुई है और 2018 की बात हुई है। तो और किसकी बात हुई है, ओ टाइप, ओ टाइप चाहिए हमें, ओ टाइप का बिक्री का एवरेज चाहिए। ये है ना, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ओ टाइप कार सोल्ड बाय कंपनी। तो ओ टाइप की अगर बिक्री चाहिए मुझे, तो ओ टाइप की बिक्री को अगर मैं ब्लू से देखूं तो मेरे को सबसे पहले 2013, तो 2013 में जो बिक्री हुई है आपकी वो 35,000 हुई है, राइट। अब आपके पास है 2015, तो 2015 में देखोगे तो 45,000 हुई है। और 2016 में देखोगे आगे वाले में, तो 2016 में एग्जैक्टली 40 है। और 2000 अगर 18 में देखें तो वापस से 45 है। तो इसका जब एवरेज आप निकालोगे तो इन सबको आप ऐड कर लोगे तो ये कितना हो गया 90 और आपका 40 कितना हो गया 130, तो ये 165 हो गया। 165 को आप क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे और इसके आगे क्या लगा होगा 3 जीरो लगे होंगे, क्योंकि ये 1000 में है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 41 है ना, 4 आ जाएगा, फिर 1, फिर आपके पास 2 आएगा, फिर 5 और 0। तो 41,250 जिन लोगों का आंसर आया वो एकदम सही है, 41,250। तो आपको ये तो समझ में आ रहा था कि एक जीरो तो एंड में डेफिनेटली आएगा, तो ये वाला आंसर तो कभी हो नहीं सकता था। बाकी हाँ 41,000 की रेंज में आना था, ये 42 है, ये 40 है, यही एक ऑप्शन है जो आपसे आंसर से मैच कर रहा है, राइट। आई होप सबको समझ में आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं। तो प्री लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। हाँ बट मैंने कभी कभी आपको थोड़े कैलकुलेटिव डीआई भी कराए हैं। जैसे आपको पिछली 2-3 क्लासेस में मैं कैलकुलेटिव डीआई करा रहा हूँ, वो आपके अगर डिफिकल्ट पेपर आएगा तो वो लेवल भी आ सकता है। ये मत सोचना कि इतना ही आसान आएगा, वो लेवल भी आ सकता है, वो भी आसान लेवल है, मीडियम लेवल है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन उसमें बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको आप सॉल्व करें, जो भी आपका आंसर आता है वो बताएं।
सो देखिए क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ ओ टाइप एंड एम टाइप कार इज मिनिमम। तो आपको हर साल का कैलकुलेशन देखना है और उसके बाद बताना है कि इनका जो सेल हुआ है ओ टाइप और एम टाइप का, ओ टाइप और एम टाइप का हर साल में जो सेल हुआ है वो सबसे मिनिमम कौन से साल में है। तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं और नन ऑफ दीज भी है, तो सब में चेक करना पड़ेगा क्योंकि नन ऑफ दीज भी दे रखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप 2013 में डिफरेंस देखें तो ये 35 और ये 50, तो 2013 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15,000 का सेल में। और 2014 में देखें तो 5,000 का है। और 2015 में अगर हम देखें तो 2015 में अगर आप देखोगे तो ये आपका 45 और ये 60 वापस से 15 का है ना, 15,000 का मिनिमम पूछा गया है ना। निम्नलिखित में किस वर्ष बेची गई एम प्रकार की कारों और ओ प्रकार की कारों का अंतर सबसे कम है, कम पूछ रहा है। तो ये 3 निकला है। अब ये देखो यहाँ पर 2016 में जो अंतर है वो 10,000 का है और 2017 की बात करें तो ये वापस से 15,000 और ये भी 15,000 है ना। तो 15,000 और 15,000, तो ये वाली जो वैल्यू है 5 का जो डिफरेंस है वो केवल और केवल कहां पर है, 2014 में है। 5 का जो डिफरेंस है वो कहां पर है, केवल और केवल 2014 में। तो आंसर आपका क्या होगा, 2014, दैट इज नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज में आंसर आएगा क्योंकि आप देखेंगे 15,000 का डिफरेंस यहां पर भी था, यहां पर भी था, ये भी है, ये भी है, और यहां पर 10,000। सबसे कम जो डिफरेंस है वो यहीं पर है आपका 2014 में दिख रहा होगा ना, ये 55,000, ये 50,000। तो सबसे तो केवल इसमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है, केवल ऑब्जर्व करना था और बड़े आराम से क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, राइट। बट इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो अगर इजी पेपर आएगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी करने हैं कि कम से कम ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन ये तो 2 से 2.5 मिनट में ही 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज क्या होगा कि कट ऑफ हाई चला जाएगा, आप इजी के चक्कर में आपको लगेगा मैं तो सब कुछ करते हुए जा रहा हूं, मेरा हो ही जाना है, तो बाकी लोग भी कर रहे होंगे भाई, सबके लिए पेपर सेम है। और अगर डिफिकल्ट पेपर आता है तो आप ये मत सोचना मैं तो फेल होने वाला हूं, मेरे से कुछ नहीं आता, सबकी कंडीशन वही होने वाली है। अगर डिफिकल्ट पेपर आएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करे जाएंगे, आसान पेपर आएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करे जाएंगे। तो डिफिकल्टी से आपके सिलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप बस प्रैक्टिस करते जाइए, आप अपना काम करते जाइए, ज्यादा मत सोचिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से। मैं साइड में हूं, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। द टोटल नंबर ऑफ ओ टाइप कार सोल्ड इन 2014, 17, 2018 एंड 15 टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम टाइप कार सोल्ड इन 2013, 2015 एंड 2018 टुगेदर। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, जैसा आपने पहली बार में किया था, परसेंटेज से रिलेटेड है। वहां पर परसेंटेज का प्रोग्रेस पूछ रहा था 2013 या 14 से 17 तक। यहाँ पर ये जो टोटल कारों का सेल है, इन कारों का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है। तो जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं ओ टाइप की बात करूं तो ओ टाइप का 2000, और ओ टाइप कौन से हैं, ओ टाइप हैं ब्लू वाले। तो 2014 में ओ टाइप कितने थे भैया, ओ टाइप थे आपके 2014 में 55 प्लस, और 2017 की और 18 और 2015 भी है ना, तो 2015 का देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 35 है प्लस, फिर आपका 17 और 18 है। तो 17 में ओ टाइप यहाँ पर देखोगे तो 50 है, यहाँ पर 45 है। तो एक में 50 है, एक में 45 है। तो देखिए बड़े आसानी से आप ये कह सकते हो कि 5 इसको दे दें तो ये 60, तो 90, 140, तो 185 हो गया। अब ये जो 185 है ये किसका, 2013 में एम टाइप, 2013 में एम टाइप देखोगे तो 50 है, तो 50 मैंने यहां पर लिख लिया। और 2015 में एम टाइप देखोगे तो 2015 में 60 है, ये है ना 60 है। और 2018 में देखोगे तो ये आपका 30 है और ये 30 है। तो ये आपके टोटल मिला के कितना हो रहा है आपका 140। तो
तो ये इसका कितना प्रतिशत है, यही तो आपसे पूछा गया है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 100 करके कट करके, तो आप कर सकते हैं, लेकिन बिना मल्टीप्लाई किए भी किया जा सकता है। तो आप कैसे करोगे यार, 140 से ना ये 45 ज्यादा है। अगर 140 लिखा हुआ होता एज इट इज, तो मैं क्या कर रहा होता, अगर इतना ही होता तो 100% लिखता। तो 100% से ये कितना ज्यादा है, तो अगर आप देखें कि इसका 10% 42 होता है। 10% बेस का कितना है, 10% बेस का है 14, है ना। तो 14 है, तो अगर 42 भी बढ़ाऊंगा तो 30%, तो 30% से थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। 30% से थोड़ा सा कितना ज्यादा होने वाला है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए आगे वाले पेज पर बढ़ जाते हैं, तो आपके सामने आया था 185 इज व्हाट परसेंट ऑफ 140, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना कि 1 + 45 बाई 140। तो 1 का मतलब क्या होता है 100%, ये तो आपने देखा ही है, प्लस अब ये 45। अब आप ऐसे देखो कि अगर 42 होता और 140 होता तो आप सीधे सीधे इसको 30% लिख रहे होते। ये इससे कितना ज्यादा है, +3 ज्यादा है ना। +3 ज्यादा है कि नहीं। तो आपके पास कितना पार्ट बढ़ेगा। अब ये संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, तो लगभग कितने प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, नन ऑफ दीज कभी भी नहीं होता लगभग में, ये आप ध्यान में रखना। ये नन ऑफ दीज किसी ने गलत लिखा हुआ है, उसने ऑप्शन हटा दिया है, क्योंकि मेरे पास कहीं से फाइल बन के आई है ये। क्योंकि डीआई मेरे को ये डायग्राम वगैरह मेरे से नहीं बनते, मैं अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन बना देता हूं। तो कहीं से ये फाइल आया है मेरे पास, उसमें मैंने ये ऑप्शन चेक नहीं किया था। तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आपके पास 3 बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, अगर 3 बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो देखो बेस का ही वापस से देखो कि 10% तो आपने कहा था भैया, 10% बोला था 14, तो 1% कितना होगा, ये 1.4 होगा। तो अगर मैं 2% भी बढ़ा दूंगा इसको तो 132, तो 133% लगभग होना चाहिए था। तो आंसर होगा 133%, क्योंकि लगभग में ये नन ऑफ दीज कभी ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन और होना चाहिए था आपके पास। 133% जो है वो आपका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। क्योंकि लगभग वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसमें कभी भी नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं देते, क्योंकि किसी न किसी के तो आसपास होगा ही ना वो, तो उसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप एग्जाम में भी देखोगे, हाँ टेस्ट सीरीज में गलती से किसी को ये चीज नहीं पता होगी तो टेस्ट सीरीज में आपको लगभग में भी नन ऑफ दीज ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन एग्जाम में कभी भी आपको नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिसमें आपको ये वाला पार्ट पूछा होगा, अप्रोक्सीमेट वाला पार्ट पूछा होगा। समझ में आ रही है बात। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये 130 एग्जैक्टली तो आपका 132 पॉइंट समथिंग आने वाला है, बट लगभग पूछ रहा है तो मैंने 133 लिख दिया है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी, राइट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। हो सकता है मैंने एडिशन गलत तो नहीं किया ना, कि अगर ये 195 बन रहा हो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि ये आपका कितना बन रहा है। ये देखो ध्यान से देखते हैं, तो ये 50 और 30, 80 और 90, 140, ये 185 बन रहा है। हो सकता है उसने ये 195 कर दिया हो, 195 कर देता तो हो सकता है 143 आंसर आता। तो ये एक गलती उसने की हुई है जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया होगा। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सेल ऑफ ओ टाइप इज 4th हाईएस्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अब 4th हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, 4th हाईएस्ट का मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। निम्नलिखित में से किस वर्ष, पिछले वर्ष से ओ प्रकार की कारों की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि या कमी चौथी सबसे अधिक वृद्धि हुई है, सबसे अधिक चौथी वृद्धि, राइट। तो एक तो हाईएस्ट होगा, एक फिर एक सेकंड हाईएस्ट होता है, एक तो हाईएस्ट हो गया, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट। तो 4th हाईएस्ट पूछा गया है, सबसे चौथी 4th हाईएस्ट वृद्धि कब हुई है। तो आप ऐसे देख सकते हो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन ओ टाइप।
तो ओ टाइप में अब वृद्धि पूछ रहा है, तो देखो 2013 से 2014 में, तो मैं आपको यहां पर 2013 का डेटा लिख देता हूं, और कौन सा टाइप पूछ रहा है आपसे, ओ टाइप पूछ रहा है ना। तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करिए, जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा तब तक साइड में हूं, सो दैट आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। जल्दी से बताइए। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैं आपको ये टाइप सारे के सारे करवा रहा हूं, कि ऐसा ना हो कि आपने कोई क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में और आप ये कहें कि यार ये कहां से आ गया, ये तो सर ने इस टाइप का तो करवाया ही नहीं था, ऐसा कोई मुझे छोड़ना ही नहीं है। तो देखिए अगर मैं बात करूं कौन सा टाइप है आपका, सबसे पहले आपका है ओ टाइप, तो ओ टाइप है आपका ब्लू वाला। तो 2013 में अगर ब्लू वाला पार्ट देखें तो ये 35 है ना। उसके बाद ध्यान से देखिए 35 है, उसके बाद ये है 55 2014 में, और 2015 में अगर आप देखोगे तो 45 है, फिर तो ये डिक्रीज हो रहा है ना। और फिर 45 से ये 40 हो गया, और फिर वापस से ये 50 हो गया, और फिर वापस से ये क्या हो रहा है, वापस से ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कितना हो रहा है आपका, ये वापस से 45 हो गया है। तो ये वाला पार्ट आपके चल रहा है। अब देखो सबसे ज्यादा फोर्थ हाईएस्ट पूछ रहा है, तो हाईएस्ट इंक्रीमेंट तो यहां पर हुआ है ना, यहां पर 20 का इंक्रीमेंट कितने पर हुआ है, 35 पर, ये हाईएस्ट इंक्रीमेंट है। अब अगर आप देखें फोर्थ हाईएस्ट की बात कर रहा है, तो अगर हाईएस्ट की बात कर रहा है ये, तो यहां पर डिक्रीमेंट हुआ है, और डिक्रीमेंट कितना हुआ है, नेगेटिव आपका 10, और वो भी कितने पर, 55 पर, ये आपका। और यहां से ये डिक्रीमेंट फिर से हुआ है, डिक्रीमेंट कितने का हुआ है, 5 का, और वो कितने पर, 45 पर। हर साल का मैं परसेंटेज निकाल दे रहा हूं। और देखिए ये इंक्रीमेंट हुआ है, ये 10/40 का, और ये वाला डिक्रीमेंट हुआ है, यहां से यहां तक डिक्रीमेंट हुआ है -5, और ये 50। तो देखो अब आपसे फोर्थ हाईएस्ट अगर पूछ रहा है, तो ये तो हाईएस्ट था, क्योंकि 20 का इंक्रीमेंट 35 पर हुआ, और ये सेकंड हाईएस्ट होगा, ये सेकंड हाईएस्ट होगा, ये तो हाईएस्ट है, ये तो सेकंड हाईएस्ट होगा। अब नेगेटिव में डिक्रीमेंट में भी अगर पूछ रहा है, तो यहां पर एक तो इसको इंक्रीज और डिक्रीज लिखा हुआ है ना, तो डिक्रीज भी हो सकता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज, तो ये तो फर्स्ट हाईएस्ट हो गया, ये सेकंड हाईएस्ट हो गया। अब इसमें जब आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि नेगेटिव में जो जितनी ज्यादा छोटी वैल्यू होती है उतनी ही बड़ी होती है। समझ में आ रही है बात? नेगेटिव में जो जितनी ज्यादा छोटी वैल्यू होती है उतनी बड़ी होती है। जैसे आपने कहा कि -1 और -2, तो -1 बड़ा है ना। तो अब आप देखोगे कि नीचे अगर आप ऐसे देखें कि ये 5/45 है और ये 5/50 है ना, ये वाला पार्ट देख ले, तो 5/50 और 5/45 में से डेफिनेटली ये वाला पार्ट बड़ा है आपका, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू इसमें छोटी है और इसमें बड़ी है। ये तो बात यहां से समझ में आ जाती है। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो वो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर मैं इसको डबल भी कर दूं, इसको मैं 90 भी लिख दूं, अगर मैं इसको 90 लिखूं और इसको 10 लिखूं, अगर मैं इसको डबल भी कर दूं, इस वाली वैल्यू को कंपेयर करने के लिए मैं -10 और अपॉन में 90 भी लिख दूं, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये छोटी वैल्यू आएगी, ये छोटी वैल्यू आएगी ना, तो ये सबसे बड़ी हो गई। अब इसके कंपैरिजन में ये फिर उसके बाद आएगा, ये लास्ट में आएगा, तो आपका थर्ड हाईएस्ट ये हो जाएगा। डिक्रीज हो रहा है लेकिन थर्ड हाईएस्ट, फिर ये फोर्थ हाईएस्ट, और ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी आपकी। तो नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू आपकी क्या होती है, सबसे छोटी होती है, तो ये 5वें नंबर पर। तो फोर्थ हाईएस्ट यहां पर ये जा रहा है आपका -5 अपॉन, तो ये वाला पार्ट है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो वैल्यू है वो 2017 का है, तो 2017 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई ये कहानी। तो यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि वृद्धि या कमी चौथी सबसे अधिक, तो भाई वृद्धि या कमी तो सबसे अधिक ये था, फिर उसके बाद ये था, फिर उसके बाद ये था, फिर इसके बाद पहले ये था, फिर ये था, फिर लास्ट में ये आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो 2017 में, तो 17 से लेके ये यहां पर जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो आपका फोर्थ
रहेगा। अब देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो देखिए मैंने आपको अभी अभी एक पार्ट समझाया था, आप लोग ध्यान से समझना। मैंने इनकम एक्सपेंडिचर का अभी अभी पार्ट समझाया था आपको, और इनकम एक्सपेंडिचर का जो पार्ट है वो आता है, आप एक बार देख लो कि आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, कहीं कुछ कट तो नहीं रहा, एक बार जल्दी से देख के बताइए मुझे। सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, परफेक्ट है। तो देखो यहां पर ये वाला ये जो बार ग्राफ है, देखो लाइन ग्राफ जो दे रखा है 2015 से 2020 में आपको क्या दिखा रहा है, लाभ दिखाता है, प्रॉफिट दिखा रहा है। और प्रॉफिट कितना कितना है, ये वाला प्रॉफिट 40% है, ये 55% है, ये 45, ये 65, ये 70 और ये 60%। तो 2015 में 40%, 2016 में 55, 45, फिर 65, फिर आपका 70 और 2020 में 60% का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, इफ द एक्सपेंडिचर इन 2016 एंड 2019 आर इक्वल, अगर एक्सपेंडिचर बराबर हैं तो अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ इनकम इन 2016 टू 2019 इज, आपको यह बताना है, राइट। तो अब आप देखो कि प्रॉफिट परसेंटेज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो मैंने आपको क्या बोला था, एक्सपेंडिचर आपका कॉस्ट प्राइस तो सीपी होता है माइनस, और इनकम क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो ये विक्रय मूल्य का काम करेगा, ये क्रय मूल्य का काम करेगा, और एक्सपेंडिचर क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य का काम करेगा। तो इस हिसाब से आपको देखना है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इस बार लाइन ग्राफ से आपको पता लग रहा है। यदि 2016 और 2019 में व्यय समान है तो 2016 और 2019 में आय का अनुमानित अनुपात होगा। तो 2016 में और 2019 में व्यय समान है, व्यय का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य। आप मान के चलिए कि क्रय मूल्य दोनों का क्या है, 100 रुपए है, और यहां से आपको प्रॉफिट पता लग जाएगा तो विक्रय मूल्य निकाल पाएंगे ना, और विक्रय मूल्य का ही तो आपसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। दैट मींस आपको एक्सपेंडिचर गिवन है, एक्सपेंडिचर पर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो और उस पर फिर इनकम का रेशियो बता दो। तो जब आप ये इनकम को सेलिंग प्राइस और एक्सपेंडिचर को कॉस्ट प्राइस मानना चालू कर देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, ध्यान से समझना। तो कह रहा है कि 2016 और 2019 में जो आपका एक्सपेंडिचर है, वो बराबर है। तो मैंने कहा कि यहां पर भी 100 रुपए एक्सपेंडिचर था मेरा, और यहां पर भी 100 रुपए एक्सपेंडिचर था। समझ में आ रही है बात, यहां पर भी 100 रुपए एक्सपेंडिचर है और यहां पर भी 100 रुपए एक्सपेंडिचर है, बराबर बोल रहे हैं ना, समान है। अब देखो 2016 में यहां से आप क्या देख लोगे कि यार 2016 में ना जो प्रॉफिट परसेंटेज है, मैं यहां पर लिख रहा हूं कितना, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर तो 55% दे रखा है, राइट। और 2019 की अगर बात करें तो 2019 में आपको दे रखा है 70%। कितना दे रखा है, 70%। ये क्या है, प्रॉफिट। तो यहीं से आप क्या कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा, यहां से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो कि इसका जो इनकम निकलेगा वो कितना होगा। तो आपको ये पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज एक्सपेंडिचर पर, और ये एक्सपेंडिचर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। तो 100 पर जो 55% है आपका, वो कितना हो जाएगा, 55। तो आपका 100 और 55 मिला के इनकम कितना आएगा, 155। ऐसे ये इनकम कितना हो जाएगा, 100 पर 70% बढ़ जाएगा तो 170। ये बात समझ में आ रही है कि ये आपका 100 पर 55 बढ़ना है तो 100 प्लस 55 155, 100 प्लस 70 170। बस इसी का रेशियो आपको बताना था। तो ये आ जाएगा आपका 31:2 और 34, 31:34। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था वो हम देख लेते हैं यहां पर, 31:34, राइट। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, नन ऑफ दीज। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्या बोल रहा था, एक्सपेंडिचर दोनों में बराबर है,
देन रेशियो ऑफ द इनकम, अच्छा अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, अप्रोक्सीमेट पूछा है। अप्रोक्सीमेट अगर आपसे पूछा है तो ध्यान देने वाली बात है। अप्रोक्सीमेशन में देखो क्या होगा कि ये क्या है आपके पास 9:10, ये 1:1, ये 2:3। तो देखियो रेशियो को कैसे, रेशियो को आप 1/1 भी लिख सकते हो और इसको 2/3 भी लिख सकते हो और इस वाले रेशियो को 13/14 लिख सकते हो, राइट, और इस वाले रेशियो को 9/10 लिख सकते हो। तो 9/10 कितना होता है, 0.9 के बराबर होगा और ये वाली वैल्यू आपकी कितनी होगी, 0.9, 126 होता है ना, इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे तो 126, फिर 4 बचेगा, 4 बचेगा तो आपका 3 बार के आसपास, तो 2.8 समथिंग ऐसा कुछ आने वाला है, 2.8 या 2.7 ऐसा, 0.9 और ये 0.66 होता है और ये तो 1 होगा ही। तो हमारा जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, 31:34 आ रहा है रेशियो। तो 31:34 को अगर आप अप्रोक्सीमेट रेशियो निकालेंगे, इसको सॉल्व करिए। अगर मैं 34 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 चौको 36 होता है, हासिल कितनी लगेगी आपकी, 4 लगेगी कि नहीं राइट, 4 लगेगी। अब देखो 4 हासिल लगेगा, सॉरी 3 लगेगा, 9 चौको 36, 3 हासिल लगेगा, तो 9 और आपका 3 कितना हो जाएगा, 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30, है ना। तो ये आपका 0.9 बनेगा और बचेगा कितना, 4, तो 0.91 आएगा। अब इसके सबसे नजदीक कौन सा वैल्यू है, तो रेशियो को अगर रेशियो को हम पॉइंटों में बदल के लिखते हैं, पॉइंटों में बदल के लिखते हैं तो ये देखो 0.928, मतलब ये 0.93 के आसपास आ रहा था और ये 0.9 है, तो 0.9 सबसे ज्यादा नजदीक है ना इसके, 0.9 सबसे ज्यादा नजदीक है। तो आंसर जो अप्रोक्सीमेट अगर आंसर पूछा है तो अप्रोक्सीमेशन में आंसर आपका डी होगा, और अगर एग्जैक्ट पूछ रहा होता तो आंसर मेरा नन ऑफ दीज होता। इस वर्ड से लगभग अनुमानित बोल दिया है ना, अनुमानित बोल दिया है, तो इसलिए मैंने 9:10 आंसर दिया है, अदरवाइज मैं इसका आंसर क्या देता, 31:34। समझ में आ रही है बात। तो एक और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि आपको यह बात समझ में आनी थी, अनुमानित पूछ रहा है और इस अनुमानित वैल्यू को जब हम रेशियो में लिखते हैं, मान के चलो A/B का रेशियो आ रहा है आपका 30/34, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि A/B इज इक्वल टू 0.91 या फिर A इज इक्वल टू 0.91B, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। इसलिए मैंने इनको कन्वर्ट करके आपको बताया था कि यहां पर ये 1:1 तो 100% हो गया, ये वाला 6.66 होता है, ये वाला पार्ट आपका 9.93 हो रहा था, ये एग्जैक्ट 0.99, तो अप्रोक्सीमेटली सबसे ज्यादा नजदीक ये वैल्यू थी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको समझ में आना चाहिए। तो अब आप देखिए कि ये वाला क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन करने के बाद फिर कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा मैं आपको और फिर नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके फिनिश करते हैं, राइट। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, ध्यान से समझना। इस वाला पार्ट में देखो इनकम इन 2018 इज 264 करोड़ एंड व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर इन 2018। तो देखो हमारा, मैंने आपको क्या बोला कि इनकम हमारा क्या होता है, इनकम हमारा जो होता है वो सेलिंग प्राइस के बराबर होता है या सेलिंग प्राइस ही होता है, और जो एक्सपेंडिचर होता है हमारा वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो इस पर अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज 2018 में क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज 2018 में देखो 65% दे रखा है और ये वाला पार्ट आपको 264 दे रखा है कि नहीं। तो अब आप क्या कहेंगे कि यार ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है ये तो कॉस्ट प्राइस पर निकलता है ना, तो कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, तो आप क्या करेंगे, अगर
मैं कॉस्ट प्राइस को x मान लूं और इसमें 65% बढ़ा दूं, तो आप क्या कहेंगे 65% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, तो ये 165% हो गया, तो 165 अपॉन 100 लिख देंगे और ये किसके बराबर होगा 264 के बराबर होगा। तो अब आप इसको कट कर लो, तो अगर मैं इसको 20 से कट कर इसको 5 से कट करूंगा तो 20 बार, इसको 5 से कट करूंगा तो आपका ये 33 टाइम्स हो जाएगा कट, 33 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा 11 से, और ये 11 से कितनी बार कट होगा आपका 2 बार और 4 बार, और ये वाला पार्ट आपका 8 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 160। तो कई लोग क्या करेंगे, इसमें गलती क्या करते हैं, वो इसमें से 65% कम कर देंगे, जबकि 65% इनकम पर नहीं निकलेगा, वो तो एक्सपेंडिचर पर निकलने वाला था, तो 65% सीपी पर कैलकुलेट होगा। तो सीपी में जो भी वैल्यू आपने मानी है उसमें 65% बढ़ा देंगे, उसको 264 से कंपेयर करेंगे। आई होप आपको अब गलती नहीं होगी, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, सभी लोग इसका आंसर करना, और नेक्स्ट क्लास से मैं आपको यही क्वेश्चन कराने वाला हूं, राइट। ये क्वेश्चन होमवर्क में हो गया, सबने नोट कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है होमवर्क में, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है आपका, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये आपके 3 होमवर्क के क्वेश्चन है। तो इसी के साथ मैं यहां पर क्लास को फिनिश करूंगा। आप सभी लोग जल्दी से इसको क्या करिए, होमवर्क के क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट सबको ये होमवर्क के क्वेश्चन करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं ये होमवर्क के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, और आप सभी लोग वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।